नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसीलिए हमने आपके लिए लेके आया है आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का वे सभी ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के 2026 के एग्जाम में पूछे जा संभावना है। संभावना ही नहीं, 100% पूछा ही जाएगा। यदि आज का यह वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को भी आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ऐसा मानिए कि क्लास 10th में पहले चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएगा, आप किसी को छोड़ोगे नहीं, आप पूरा उड़ाते चले जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो मतलब अब इन ऑप्शंस में से बताना है कि एक धन पूर्णांक है जिनके a और b, ठीक है, दो धन पूर्णांक है a और b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? क्या 0 छोटा होगा आर से और आर छोटा होगा बी से? उसके बाद कहता है कि एक छोटा है आर से और आर छोटा है बी से। उसके बाद कहता है कि 0 छोटा है आर से, ये तो कोई लिखा ही नहीं है। उसके बाद कहता है 0 और आर बी से छोटा होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? यानी कि आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले चैप्टर में, हमने भी पढ़ा रखा है। यदि आप अभी तक नहीं पढ़े हैं थ्योरी को या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक हमने भी पढ़ा रखा है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके, इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एक प्रमेय होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसके थ्रू हम एचसीएफ निकालते हैं किसी दो संख्याओं का, जिसमें हम लिखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर का मान 0 भी हो सकता है और 0 कोमा आर जो होगा वो छोटा होगा बी से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न ही अधूरा है का प्रमेयकरण गुणांक है, ये तो प्रश्न ही अधूरा है। तीसरा प्रश्न, 45 और 60 का मौसो क्या होगा? 45 और 60 का मौसो क्या होगा? मौसो मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। 45 और 60 का एचसीएफ आप चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 45 और 60 का अभी मौसो हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन की विधि से। तो हम 45 को लिख सकते हैं 5 तिया 15 तिया 45, ठीक है, ये हो गया। 60 को हम लिख सकते हैं 60 दो दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, ये हो गया। अब एचसीएफ वो होगा इनमें से जो संख्याएं मिलेगी उसकी सबसे बड़ी मान। तो 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2, 5 पे पावर सॉरी हाँ 5 पे पावर 1 है, लेकिन पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। अब इन सभी में कॉमन क्या है? 5 पे पावर 1 होगा, 3 पे पावर 1 इसमें भी हो सकता है और 3 पे पावर इसमें भी हो सकता है। तो मौसो बराबर होगा, मौसो इजकल टू 5 गुने 3 बराबर 15। हमारा ऑप्शन घ सही हो जाएगा। आप इसे यदि भाग विधि से भी निकालने का ट्राई करें, हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं, तो फिर भी वही आएगा। क्या करेंगे? 45 से हम 60 में भाग देंगे। क्या करते हैं हम? 45 से 60 में भाग देते हैं, एक बार में लगेगा। 45 से कम 45, मेरे पास शेष बच जाएगा 15। 15 से फिर अब इस 45 में भाग देंगे तो 45, तो एक बार में लगेगा 45, सॉरी 45 गया कट, यानी हमारा एचसीएफ 15 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, एक अशून्य प्रमेय और अप्रमेय संख्या का गुणनफल होगा। जब भी हम
कहता है कि एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, उसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी एक परमेय संख्या का गुणनफल होता है और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी एक रैशनल नंबर है इंटू एक इरेशनल नंबर है, जब भी इन दोनों का गुना होगा तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। या फिर जब भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हो, घटा हो, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो पूर्णांकों में से निम्न में से किनके प्रकलित करने की तकनीक है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम दो पूर्णांकों की क्या निकालते हैं, दो पूर्णांकों का हम क्या निकाल सकते हैं, लॉसो, मौसो, भागफल, शेषफल। अभी हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौसो। हमारा पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा ख, मौसो सही आंसर। अगला प्रश्न है छठा, यदि प्रथम n 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। यानी कि कहता है कि यदि प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा होगा, क्या होगा, n हमेशा होगा भाज्य, मतलब किससे भाग लगेगा, n हमेशा किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका अभाज्य गुणनखंडन में, या फिर हम कहें कि वो संख्या होती है जिसके सिर्फ दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वे स्वयं संख्या, एक स्वयं संख्या होती है और एक होता है। तो ऐसे तो सबसे पहला अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। उसके बाद जो भी अभाज्य संख्या है वो विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि 13,985 संख्या जो भी है वो विषम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या है, और विषम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ेंगे, तो हमें जो प्राप्त होगी वो विषम संख्या प्राप्त होगी। अब विषम संख्या में सम संख्या को यानी 2 को जोड़ेंगे तो वो भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। वो भी एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जैसे 3 और 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो 5, या फिर जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी होगा 7, यानी कि हमें विषम संख्या भी प्राप्त होगा। तो विषम संख्या हमेशा किससे भाज्य होगा, तो कोई ना कोई विषम संख्या न तो 6 से भाग होगा, न ही 4 से भाग होगा, न ही 8 से भाग होगा। किससे भाग होगा, तो इनमें से कोई से भी नहीं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। यानी कि कहता है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो 13,986 में से एक संख्या पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, और 13,985 संख्या बच जाती है। कितनी संख्या बचती है, तो 13,985 संख्या बचती है, यानी कि ये भी एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के विषम संख्या का योग ही विषम संख्या होगा। जब विषम संख्या में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें फिर से विषम संख्या प्राप्त होगी, जो कि न तो 6 से कटेगा, न 8 से कटेगा, न 4 से कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, अगला जो होगा 4 होगा, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 से अधिक है। इसका अभाज्य गुणनखंडन 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, 4 है इसका, यानी 3 अभाज्य गुणनखंडन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 गुने सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा ग सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
फिर से हम आपको रिपीट करते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका अभाज्य गुणनखंडन एक और स्वयं हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आप 5 का 25 का देखेंगे तो ये 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 25 से। 15 का करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 16 का करेंगे 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 से कटेगा। 29 का 1 और सिर्फ 29 से ही कट रहा, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 29 को काट सके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उन क, यानी कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 29 एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसो क्या होगा? P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसो क्या होगा? आप सब बताइएगा क्या होगा उनका मौसो। तो जब भी दो अभाज्य संख्या की बात करें तो हमेशा कोई भी ऐसी संख्या हो, दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा एक होता है। क्या होता है? तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा एक होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 3 और 5, इसमें क्या कॉमन है? एक है। 17 और 19 ये भी अभाज्य संख्या है, क्या इसमें कॉमन है? एक। 23 और 29 इसमें भी क्या कॉमन है? एक। यानी कि जब भी दो अभाज्य संख्याओं के मौसों की बात करें तो हमेशा एक आएगा, और लौसों की बात करें तो लौसो जो होगा वो गुणनफल होगा। लौसो क्या होगा? गुणनफल होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का लौसो क्या होगा? तो लौसो हमेशा गुणनफल होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? फिर से वही बात, अभी आपको बताया 23 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में मात्र 1 और 29 के सिवा कोई संख्या नहीं मिलते, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न, यदि 65 और 117 का मौसो 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका मौसो निकालेंगे, फिर तो इसके बराबर करेंगे। यानी 65 और 117 का मौसो निकालना है। तो 65 से हम भाग देंगे 117 में। ठीक है, एक बार में लगेगा 65। 7 में से 5 घटाएंगे 2, उसके बाद 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 11 में से 6 घटाएंगे 5। फिर 52 से हम भाग देंगे 65 में, एक बार में लगेगा 52। ये सॉरी 52, यहाँ कितना बच जाएगा? 3 और 1 13। अब फिर हम 13 से भाग देंगे किस में? 52 में। 52 में तो 4 बार में लग जाएगा, 52 कट गया। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? मौसो 13। 13 मौसो हो जाएगा, जिसको किसके बराबर बोला है? 65 m माइनस 117 के बराबर। 65 m माइनस 117, यानी कि मौसो को बोला है कि 65 m माइनस 117 बराबर कितना लिखा है? 13। कहता है कि यदि 65 और 117 का मौसो m के रूप में है, यानी इसका मान जो होगा इसके मौसों के बराबर होगा। तो यानी 65 m माइनस 117 बराबर 13। तो जब 65 m 117 उधर जाएगा और 117 और 13 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। 65 m, तो 65 m में है तो m बराबर हो जाएगा 130/65। तो m बराबर हो जाएगा 2, यानी m के मान ही पूछा था, तो ये हमारा ख ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, सॉरी कहाँ गया? 12वां प्रश्न कहता है कि 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात। यहाँ पे हमसे 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लौसो, फिर मौसो निकालेंगे। तो लौसो निकालने के लिए हम कहते हैं 2, 10, 20। पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दाई के 20। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 2 से 1, 1, 1, यानी कि हमारा लौसो हो जाएगा 2 पंचे 10 दूनी 20, यानी लौसो बराबर 20। अब हम मौसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम? मौसो। मौसो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंडन, 3 संख्या है तो अभाज्य गुणनखंडन करना ये आसान होगा। तो 2 बराबर लिखेंगे 2 गुने 1, 10 बराबर लिखेंगे 2 गुने 5, उसके बाद
20 बराबर लिखेंगे 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 5 20। सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, 2 तो मौसो क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा 2। तो अब बोलता है लौसो और मौसो का अनुपात, लौसो और मौसो का अनुपात यानी 20:2। 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, यानी 10:1 आएगा। क्या आएगा, 10:1। तो हमारा प्रश्न 12 का ख ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। तो 2 और 4 का मौसो कितना हो जाएगा, 2 से 4 में भाग दीजिएगा 2 बार में, 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि मौसो 2 हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करके, और समझ में भी आ रहा होगा बहुत आसानी से। हमने कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं चुना है कि आपको कठिनाइयाँ हो समझने में। तो ये सभी प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 110% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हमने सभी का सभी प्रीवियस ईयर से प्रश्न को उठाया है। अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएँ हैं तो ए और बी का लॉसो। अभी आपको बताया था ना कि ए और बी यदि अभाज्य संख्या हो तो हमेशा अभाज्य संख्या का लॉसो क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। तो क्या होगा, ए इंटू बी। तो हमारा किस ऑप्शन में है, तो ग नंबर, ए इंटू बी, ए बी। ठीक है। अगला प्रश्न, दो लगातार संख्याओं का मौसो। तो दो लगातार संख्याओं का मौसो भी प्यारे बच्चे जो होगा हमेशा 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप निकाल के देखिए 4 और 5, 4 और 5 में क्या कॉमन आ रहा है, 1। 7 और 6 देखिए, इसमें भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। 1 के सिवा और किसी संख्या से ये सभी संख्याएं, दोनों संख्याएं नहीं कट सकती है। 8 और 9 देखिए, इसमें भी 1, यानी कि 8 और 9 भी 1 के सिवा किसी और संख्या से नहीं कट सकता है। दोनों की बात की जा रही है, ये मतलब दोनों की बात की जा रही है। 8 और 9 1 के सिवा किसी और संख्या से दोनों नहीं कट सकता है। ठीक है। तो हम क्या होगा कि दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना होगा हमेशा, तो हमेशा 1 ही होगा दो लगातार संख्याओं का मौसो। उसके बाद कहते हैं कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, आप बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं, 5005 में भाग देंगे 5 से, 5 एकम 5005। उसके बाद किससे लगेगा, भाग। तो ये संख्याएं भाग लगेंगे आपके 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 17 से लग सकता है क्या, 1001 17 से भाग लगेगा या नहीं प्यारे बच्चे। ये लग सकते हैं आपके 1 से 2 से, ये 7 से लगेंगे। 7 एकम 7 एकम सॉरी 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 या 21 कितना बच गया, 143, 4 1 5 3 8, 143। यही हुआ ना। ये किससे कट सकता है, ये 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है। तो कह रहा है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंडन होंगे, तो इससे में तो नहीं पता चलेगा कि कितने अभाज्य गुणनखंडन होंगे। अभी बताता हूँ, 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना नहीं होगा। कितने अभाज्य गुणनखंडन होंगे, तो आपको ऐसा करना है, 5005 को आप 1 से भाग देंगे तो 1000 एक बार में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग सकता है। तो 5 से आप जब लगाएंगे, 5 एकम 5 0 और 1 से लगाया तो आप 5 5 बार में 5, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग सकता है, 7 7 49, 1 7 एकम 7 से भी ये संख्याएं में लगेगी। तो 7 से लगाएगा आप, 7 7 49,
एक बच जाएगा। 50 तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35। 8 से लगेगा, 9 से नहीं, 10 11 से भी नहीं, 11 से लग सकता है। 5 जीरो 11 से लगाएंगे तो आप 11 चौके 44, 11 से लगाएंगे तो 11 चौके 44, 6 बचेगा, 11 पचे 55, फिर 5 बचेगा और 11 पचे 55। उसके बाद आप किससे लगा सकते हैं? उसके बाद अब लगेगा 11 13 से लग सकता है, 13 तिया 39, बचेगा 11, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 6 13 से भी लग जाएगा। 5000 5 और किस संख्या से कट सकती है? तो ये कटेगा 13 से आप काटेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। उसके बाद अब को बच जाएगा 11, 39 41 10 50 110, तो 13 पचे 65, 13 छः 73 91, 13 आठे 104, फिर बचेगा 6 और 5, 13 पचे 65। इससे भी ये संख्या लग रही 13 से। उसके बाद 5000 5 किससे कट सकता है? 17 से कटेगा। 13 के बाद 14 से 15 से कटेगा, 15 दूनी 45, 15 तिया 45, 15 से 45, 5 बच जाएगा, 0 15 तिया 45 5। हाँ 15 से भी कट सकता है। 15 से कितने कब कटेगा? तो 15 तिया 45, 5 बचेगा, ठीक है। फिर 15 तिया 45, 5 बचेगा, फिर 15 तिया 45, यानी 3 3 3 बार में कटेगा। ऐसा ही 15 तिया 45 का 5 हाथ बाकी 0, 15 तिया 45 का 5 हाथ बाकी 50 0, 15 तिया 45 50 0 50, यही हो जाएगा, ठीक है। 333 बार में। उसके बाद किससे कटेगा? यानी कि हमारे पास कितना निकले? 1 2 3 4 5 6, एक और निकल के आएगा जो कि 7 होगा, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो अधिकतम 7। उसके बाद है 6 8 और 22 का लौसो और मौसो का अनुपात। 6 8 22 की लौसो और मौसो का अनुपात। लौसो निकालेंगे तो लौसो निकालने के लिए 6 8 और 22 का लौसो हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से 11 बार में। अब किसी संख्या से नहीं कटेगा तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 गुने 11, 24 गुने 11 करेंगे तो आपको पास 24 24 यानी 4 6 2 264। लौसो कितना आ रहा है? तो लौसो 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 हो जाएगा 264, ठीक है। उसके बाद मौसो निकालना है। मौसो सब में क्या कॉमन आ रहा है? दो, दो ही कॉमन आ रहा है। आप निकाल के देखिएगा, मौसो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 132 अनुपात 1। आप 264 अनुपात 2 करेंगे तो 2 से 2 एक बार में 2 और 132, यानी कि 132 अनुपात 1 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 18वां। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो दो परमेय संख्याओं के बीच, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत संख्या हो सकती है। कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। अगला प्रश्न है, यदि दो परमेय दो संख्याओं का गुणनफल 2116 और 919 है तो लौसो क्या होगा? तो आपको पता है कि लौसो गुने मौसो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? मौसो, तो लौसो गुने 19 बराबर गुणनफल में 2166। तो लौसो बराबर होगा, लौसो बराबर 2166 बट्टे 19। 19 से लगाएंगे तो एक बार में, फिर बच जाएगा 2, 19 एकम 19, फिर बच जाएगा 19 एकम, सॉरी यहाँ से 19 एकम 19, फिर बच जाएगा कितना? 7, 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 19 चौके 76, यानी कि इसका मौसो कितना, लौसो कितना हो जाएगा? तो 114।
कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है, 2166 है एवं मौसो 19 है, तो उनका लॉसो ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि लॉसो गुने मौसो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लॉसो का नहीं निकालना था, मौसो का मान हमने रखा 19 और गुणनफल का 2166, तो लॉसो बराबर हो गया 2166/19, जो कि निकल के आता है 114। अगला प्रश्न 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक, यानी कि 144 का अभाज्य गुणनखंडन करना है और अभाज्य गुणनखंडन में 2 कितनी बार आता है, ये पूछा है कि 2 कितनी बार आता है 144 में। तो करते हैं। 144 2 से भाग देंगे 72, फिर 2 से भाग देंगे तो 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 3, यानी 1 2 3 4 बार आया। तो यानी इसका घातांक कितना होगा, तो 4। 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, फिर से वही प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मौसो दिया हुआ है इस बार। उस बार भी मौसो ही दिया हुआ था ना, लौसो निकालना है। ठीक है, तो 8670 की क्या करेंगे, आपको 8670/17 लौसो निकल जाएगा, यही किए थे ना उस समय। तो 17 एकम 17 बचे 85, एक 17 बचे 85 5 बार में, और एक बचता है और एक साथ 17 एकम 17 0, कितना हो जाएगा लौसो, तो लौसो हो जाएगा 510। ऑप्शन डी यानी कि घ सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। वाह, ये तो बहुत ही जी प्रश्न है, आपकी परिभाषा में ही प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो m+2 क्या सम से विभाज्य होगा, यदि m का मान हम 3 रखते हैं, 3 + 2 5, नहीं होगा सम से भाग। यहाँ पे कहता है कि m+1 2 से विभाज्य होगा, ये भी नहीं होगा। कुछ भी आप रख के देखिए, यदि 2 भी रखेंगे 2 दूनी 4 1 5, 3 भी रखेंगे 2 तिया 6 1 7, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये भी सम संख्या नहीं होगी। अगला है कि 2m, तो 2 के जगह 3 रखा तो तब तो हो गया, लेकिन 2 के जगह क्या रखेंगे 2m, तो यही होगा, 2m के ही रूप का होता है। 2 तिया 6 रखिए, 2 3 रखिए, या 4 रखिए, या 5 रखिए, जो भी संख्या आ गई वो 2 से विभाज्य होगी। इसलिए किसी भी सम संख्या के लिए किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या किसके रूप का होगा, तो 2m के लिए रूप का होगा। हमारा ऑप्शन सी यानी गौ सही आंसर। ये क्या है हाँ, ये प्रश्न ही गलत है। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है, आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है। √3, इसका मान करेंगे तो ये 36 √36 है, तो ये 6 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। इसको करेंगे -9 बट्टा रूट में 49 है, तो ये बाहर निकलेगा 7, ये हो जाएगा 3/9। ये सभी प्रमेय संख्या है और ये अप्रमेय संख्या है, क्योंकि आपको प्रश्नावली 1.3 में भी एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो √3 वैसे भी एक अप्रमेय संख्या है, आपको भी पता चल रहा है। ठीक है, कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब, यदि n एक प्राकृत संख्या तब है, हमेशा प्राकृत संख्या है नहीं। जैसे कि आप n को लिख सकते हैं n/1, ये n को n/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हम प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या। उसके बाद कहता है कि हमेशा अप्रमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। हमेशा प्रमेय संख्या होगा, हाँ हो सकता है, हो सकता नहीं है, यही होगा, क्योंकि n का मान यदि हम कोई प्राकृत संख्या 2 भी लें तो 2/1 लिख सकते हैं, या 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्रमेय संख्या होगा। n के लिए n एक प्राकृत संख्या है, तब n कैसे होगा, हमेशा प्रमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है,
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? √22/7 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान निकालेंगे 3/9 यानी यही हो जाएगा परिमेय संख्या। ये √3/2 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही आंसर जो होगा यही होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, कौन सी होगी? ऑप्शन डी, घ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? फिर से वही प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? √5 + √5 करिएगा 2√5, ये भी अपरिमेय संख्या। ये √21/7 ये भी अपरिमेय संख्या। 1/√3 ये भी अपरिमेय संख्या ही है। तो कौन सा होगा? अब एक ही ऑप्शन बचा, √11 गुने 11, यानी रूट में जब भी 2 बार संख्या लिखी रहती है तो संख्या बाहर निकल के आती है, यानी √11 गुने 11 बराबर 11, जो कि एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर बताइएगा। ये थोड़ी अलजेब्रा के पर गया है। आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, a⁴ कितना होता है? a⁴ 1, तो यहीं पे 8⁴ 1 हो जाएगा। 2⁴ 1 और 1 का गुना कीजिएगा, 1 गुने 1 बराबर 1, यानी ऑप्शन ख सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 3.277 कैसी संख्या है? 3.277 पहले आपको पता है कि इसे हम प्रमेय कैसे लिख सकते हैं बट्टा का? तो 3.277 2727 ऐसा डॉट 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 है। इसको लिखते हैं 3.27 पे पावर। जब भी हम प्रमेय संख्या को बदलते हैं तो जितनी संख्या पे रैंकिंग रहती है उतनी संख्या को हम नीचे लिखते हैं, यानी 3.277/99। अब आप ही बताइए ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या होगी? तो ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? बहुत अच्छी प्रश्न है। ये आप प्रश्नावली 1.4 में पढ़े होंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप बताइए कि निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत या अशांत है। तो उसी प्रक्रिया का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते थे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन करते थे, और हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे जिसमें सिर्फ 2 या 5 आए, या 2 और 5 दोनों होगा, वही संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। 160 को क्या लिख सकते हैं? इसमें भी 5 आएगा ही आएगा, यानी इसको 160 को हम लिख सकते हैं। आपको लिख के बताते हैं, 2 से 80, 2 से कितना 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। सॉरी, इसमें 2 और 5 है, तो 2 और 5 है तो इसका ही दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसमें 2 और 5 सिर्फ हो, या 2 केवल 2 हो वही संख्या है, या सिर्फ 2 5 हो तो उसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच 2 प्रमेय संख्या क्या होगा? तो इसके लिए आप अभी दशमलव के रूप में बदल लेंगे, वही बहुत आसान होगा। तो दशमलव के रूप में बदलेंगे तो ये इसका पहला का 1.3 बराबर होगा 3.333। ये ऐसा डॉट 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 आएगा। उसके बाद आपको देखने को क्या है, 1/2 का मान होता है 0.5। अब इसके बीच का संख्या खोजना है, तो 1/6 का मान कितना होगा? यानी 10 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में, यानी 0.1। ये तो इससे छोटा ही हो गया, यानी इससे तो बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद 12/5, 5/12, यानी 5 से आप 12 में भाग देंगे, एक दशमलव लगाएंगे, 4 बार में लगेगा, 12 चौके 48, यानी 0.4 है। चलिए इससे तो बड़ा है। अब 0.5 से ये छोटा है कि नहीं, 70 में भाग लगेंगे 18 से,
18 कम 18 36, 18 तिया 54, 18 तियाई 54। ठीक है, 54, 54 6 60 10 70 16। 16 बा एक और जीरो फिर से हम लगाएंगे, अब फिर से 160 में भाग लगाएंगे तो 18 नमा 162 होता है और 18 साते कितना होता है, तो 7 बार में लगेगा। ठीक है, 18 साते 126, सॉरी 18 8 ही लगेगा ना, 18 साते नहीं, 18 नवा 162 होता है तो 18 8 144 तो लग सकता है। सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी मिस हो गई थोड़ी। 18 8 144 यानी 0.38 आया, यानी कि इनके बीच का कौन कौन सा संख्या है, 0.35 से 38 और 0.3 से बड़ा 34, यानी कि ऑप्शन घ हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन घ सही आंसर। अगला प्रश्न ख था, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर से वही प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखने में ही लगता है 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, इसमें सिर्फ 2 है तो इसी का मान सही होगा, यानी यही होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, किनका दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन ए 32। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, का सरलतम रूप क्या होगा, का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप इसे कितना है, 8 4 12 5 17, इस 3 से नहीं लगेगा, 8 3 11 7 17 नहीं लगेगा। किससे लग सकता है आप बताइए। हाँ, किससे लगेगा, किससे लग सकता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 485 की जगह होगा, पहले इसे इरेज करते हैं, 485 की जगह ये हो जाएगा 495, कितना होगा 495। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्न। अब 45 से लगाएंगे तो 450 और 11 बार में, फिर इसमें भी 43 से लगाएंगे आप तो 11 430 और 43, 443 से 11 बार 430 और 43 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 और उसके बाद नहीं लग रहा है ना, 45 आएगी 450 और 45 455, 95 से लगेगा और 11 बार में लग सकता है क्या, 495, 11 से 5 4 9 7 3 10 8 -2, ये 11 से भी नहीं लग रहा है, किससे लगेगा, लगना तो चाहिए इसी संख्या से। ये ऊपर भी गलती है क्या, 387, लगता है ऊपर भी गलती है। यार बच्चों इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, प्रश्न ही गलत लग रहा है। इसको 92/115 का सरलतम रूप, तो आप 115 का सरलतम रूप और 92 का एक सरलतम रूप चाहिए क्या, 92 का सरलतम रूप और 115, 92/115 का सरलतम रूप। तो ये संख्या 23 के पारा में 46 से लगाएंगे, 46 दूना 92, लेकिन 23 दूना 46, यानी ये नहीं होगा। 4 से आप ऊपर लगाएंगे तो 23 बार में, 5 से लगाएंगे 23 बार में, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन घ सही होगा, ख ख ऑप्शन सही होगा। आप ऊपर 4 से लगाएंगे तो फिर भी 23 आएगा और नीचे 5 से लगाएंगे तो 23 आएगा, 23/23, यानी कि यही इसका सरलतम रूप होगा, यानी 23 से दोनों को कॉमन था, कट गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, 15/1600। आप अभाज्य गुणन खंडन करके देखिएगा, 15/1600 का ये दशमलव प्रसार शांत होगा। 88 को लिखेंगे 22 गुने 4, इसे 11 गुने 2
22 गुने 2 44 गुने 2 88 हो गया, ये भी नहीं होगा। 210 को लिख सकते हैं आप 2 से लगाएंगे 105, 105 को फिर 5 से लगाएंगे तो 21 और 21 3 7, ये भी नहीं होगा। 110 11 से कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 0.555 को क्या लिख सकते हैं? 0.55 को क्या लिख सकते हैं? तो 0.5555 बराबर ही होगा 0.5 पे रैकरिंग। आपको बताया था कि जितनी संख्या पे रैकरिंग हो वो रैकरिंग हटा के दशमलव हटा के हम बट्टा में क्या उतना ही 9 लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट नहीं, सीधा लिखेंगे 5 बट्टा क्या है ना 5/9, बस यही होगा ऑप्शन ए क सही होगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न, √7 है। √7 एक ऐसी संख्या है, परमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार और शांत है? तो शांत का खोजेंगे 5 है 25 दूना 50, ये भी शांत होगा। बट्टा 1600, ये भी शांत होगा। और 5 है 25, 5 है 125 और 5 है 625, सिर्फ 5 है, ये भी शांत होगा। तो अशांत किसका होगा? तो इसका ऑप्शन ख सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला √3 एक है, अभी आप पढ़े थे √2। √2 है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा या है, ऐसा ही समझो। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या जीरो किसी संख्या को पूर्णांक को विभाजित करता है? आप बताइए, आप जब भी हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित ये संख्या भाग देती है? नहीं भाग देती, विभाजित ही नहीं करती। यदि विभाजित करता तो परिभाषित नहीं लिखते, तो क्या होगा? नहीं, ये संख्या किसी को विभाजित नहीं करती है। उसके बाद है क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव? हाँ, बिल्कुल संभव है, व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, 0.5 लिख सकते हैं, और 0.5 आपको पूर्णांक आपको देखने के लिए मिलता है ना संख्या रेखा पर। उसके बाद है 43 नंबर, 5, 15, 20 के लौसो और मौसों का अनुपात। 5 के 15, 20, 5 से भाग लगेंगे 1, 3, 4, तो लौसो हो जाएगा, लौसो 5 या 15 चौके 60। मौसो क्या होगा? मौसो 5 ही सभी में कॉमन है, तो मौसो हो जाएगा 5। मौसो क्या हो जाएगा? 5। मौसो बराबर 5, तो 60/5 बराबर हो जाएगा 12/1। क्या होगा? 12/1। 44 नंबर प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, जैसे 2 और 4 का HCF क्या होगा? दो छोटी संख्याओं का, और या तो हमेशा दो ही होगा। अब जैसे 4 और 6 का लो, 4 और 6 में दो ही हमेशा कॉमन आएगा, तो क्या होगा? हमेशा भी दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिससे कि कोई संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ 1 और 11, 1 और उस संख्या के सिवा कोई नहीं हो, यानी कि हमारा 11, ऑप्शन ग सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का अधिकतम घात। 625 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 छः 25, 5 छः 125, 5 छः 625, यानी 5 4 बार लिखा है, 5 पे पावर 4 बराबर, और घातांक क्या होगा? 4। अगला प्रश्न, 26 और 91 का मौसो क्या होगा? यानी कि वैसी संख्या हमें खोजनी है जो 26 और 91 दोनों को काटता हो, वही उसका मौसो हो जाएगा, यानी 13। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, क्या होगा? 13। या फिर आप भाग देंगे 26 से 91 में, सॉरी 26 से आप 91 में देंगे तो कितना बार में कर सकता है? 26 तिया 78, ये होगा 26 तिया 78, बच जाएगा 13, और 13 से आप 26 में भाग देंगे 2 बार में, 26 कट गया, मौसो क्या आया? 13। ठीक है, आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
क्या सबसे छोटी आवाज संख्या कौन होगी? तो 2। 49 नंबर प्रश्न, 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा? यानी कि 47 से 379 में हमें भाग देना है। 47 से 379 में हमें भाग देना, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि शेष 3 बच रहा है, तो यानी 47 माइनस 3 करेंगे तो ये 47 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। ठीक है, 47 379 माइनस 3 कीजिए, कितना होगा? 376। ये 47 से कट रहा होगा, पूर्ण रूपेण कटेगा। 3 7 6 एक बार में नहीं लगेगा। 47 एकम 47 कितनी बार में लगेगा? तो ये यहाँ 7 है तो 7 8 56, 8 बार में, तो 7 8 56 का 6, अथवा की 5, 8 5 सॉरी 8 चौक 32 और 5 37, 376 कट गया ना, यानी 8 होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन? 8। 50वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। हम आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा क्लास, और लगा होगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है। तो हमारा 50वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। वह धनात्मक पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो। अरे यार, क्या प्रश्न पूछते हो, किस तरह से के पूर्णांक होंगे? आपको अभी बताया था कैसी पूर्णांक होगी? अभाज्य पूर्णांक होगी। तो प्यारे बच्चे, थैंक यू आप सभी को, आपने यहाँ तक क्लास को देखा और अपनी कंटेंट को, अपने पढ़ाई को मजबूत किया। रोज इसी तरह जुड़िएगा, मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो प्यारे बच्चे मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और पढ़िए, और आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और आपके भी माता पिता आपके नाम से जाने जाए, आपके नाम से गर्व महसूस हो उन्हें। तो आप भी प्यारे बच्चे पढ़िए। आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ तक साथ दिया। हम आपके साथ और आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ यूट्यूब पे आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा और मेरे साथ रहेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।